अच्छा जी, ओके, अच्छा जी, आप यहाँ से देखें जी। तो मैं आपसे इसके बारे में हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो यही है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 25 जो है वो आपके पास एक लीनियर फंक्शन बनता है, और उसके अंदर आपके पास डिपेंड करता है कि ये जो 3x है ये आपके पास 3x है कि हर यूनिट के हिसाब से आपको $3 दिए जाएंगे, ठीक है, आपने जितने सेल कर दिए, और उसमें ऐड कर दिया जाएगा आपकी फिक्स्ड अमाउंट जो कि 25 है, ठीक है। और जैसा कि मैं इसमें आपको भी डिस्क्राइब किया है कि अगर यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट टाइप के लोग जो है सेल्स पर्सन हैं, तो हर डिफरेंट सैलरी पैकेज बनेगा, ठीक है। किसी ने जो है अपने उस शॉप के 10 यूनिट सेल किए हैं तो इसका मतलब है कि एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अगर किसी ने जो है इसकी वैल्यू जो 5 यूनिट सेल किए हैं तो इसका मतलब, अच्छा, अब यहाँ से है कि ये जो चीज हो गई आपकी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है डेफिनेशन है लीनियर फंक्शन इन्वॉल्विंग द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। पहले एक वेरिएबल इन्वॉल्व था, अब जो है वो टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। y is equal to f of x1 x2 and is equal to a1 x1 plus a2 x2 plus a naught, ठीक है, where a1 and a2 are the non-zero constant and a naught is a constant, ठीक है। अब for a linear function of the form है the variable depends jointly on the values of x1 and y x2. Specifically, if x1 increases by unit 1, y will change by a unit. अभी इसके बारे में आपको कोई एग्जांपल लिख करा देती हूँ जी। ये नीचे एग्जांपल है, assume that a salesperson salary, ठीक है, depends on the number of the units sold of each of the two products, ठीक है। अगर उस शॉप के अंदर टू प्रोडक्ट्स हैं, x1 और x2 के नाम से इसको डिनोट किया जा रहा है, और मे बी वो आप इस तरह से रख लें कि कोई सी दो चीजें आप खुद से सोच लें। फॉर एग्जाम्पल आप उसमें एलईडी रख लें और स्प्लिट रख लें। उन्होंने कहा है कि अगर आपने यूनिट नंबर 1 को सेल किया तो आपको $5 मिलेंगे, अगर आपने यूनिट 2 को सेल किया, मे बी अगर आपने स्प्लिट सेल किया तो 5 मिलेंगे रुपीज, अगर अगर आपने एलईडी सेल की है तो आपको $3 मिलेंगे, और आपकी ओरिजिनल अमाउंट पर वीक 25 है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो मतलब एक यानी कि कोई x1 की 6 क्वांटिटीज को सेल कर दें, और यानी कि 6 स्प्लिट सेल कर दें, और 4 जो है आप उसको सेल कर दें एलईडी को, तो x1 और x2 की वैल्यूज जो हैं वो इसके ऊपर फिट हो जाएंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे है वेयर वाई सैलरी जो है वाई एक्स यानी वाई इसको डिनोट किया जा रहा है सैलरी के साथ। ये जो मैथमेटिकल मॉडल इक्वेशन बनी है इसको लेता हम देख लेते हैं कि वाई जो है वो वीकली सैलरी है, ठीक है, और x1 जो है वो नंबर ऑफ द यूनिट्स है सोल्ड ऑफ द प्रोडक्ट 1, और x2 जो है नंबर ऑफ द यूनिट सोल्ड ऑफ प्रोडक्ट 2 आ गया। द सैलरी फंक्शन जो है वो मतलब 25, ये मैंने अभी आपको अलग डिस्क्राइब कर ही दिया है कि प्रोडक्ट 1 और 2 के अंदर कैसे है। अच्छा जी, ये अभी तक तो है कि इक्वेशन को डिस्क्राइब करना, ठीक है। अब एक शॉप के अंदर हो सकता है कि एक दो चीजें ना हो, एन तक क्वांटिटीज हो, यानी ज्यादा सारी हो, ठीक है। हो सकता है कि उन्होंने कुछ स्टेशनरी की चीजें भी रख दी हो, साइड पे उन्होंने कोई ड्रेसेस भी जो है वो हैंग कर दिए हो फॉर सेल, तो इसलिए डिपेंड करता है। डेफिनेशन है लीनियर फंक्शन इन्वॉल्विंग द n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, अ लीनियर फंक्शन f involving the n independent variables x1 x2 and so on xn, and a dependent variable y has the general form y is equal to f of x1 x2 and so on xn है, और y जो है उसको आप डिनोट करेंगे एक लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ। लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरह से कि अगर x1 की प्राइस सेल करता है तो उसके साथ वो अमाउंट उसको दे दी जाएगी a1, अगर वो x2 को सेल करता है तो a2 आपको उसको, और a1 a2 से लाजमी नहीं सारे इक्वल हो, सब डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ उसमें इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। x1 की अमाउंट सेल करने पे $2 मिल जाए, x2 अमाउंट सेल करने पे उसको $7 मिल जाए, इसी तरह से n तक, यानी कि n है नंबर फाइनाइट नंबर तक, यानी कि 10 है उस शॉप के अंदर प्रोडक्ट्स या चीजें, या फिर इस तरह से, तो ये an प्लस a नॉट, ठीक है, where a1 a2 and so on an are the non zero constant and a नॉट is a constant, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लीनियर कॉस्ट फंक्शन, अब कॉस्ट फंक्शन के ऊपर सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं। कॉस्ट फंक्शन जो होता है, ये तो अभी तक तो आपको वैसे ही प्रोडक्ट के बारे में बताया, अब एक चीज की कॉस्ट, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड बता देते हैं कि कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। कि ये जो ax इजिकल टू b है, इसको ये इनफैक्ट ax प्लस b है। अभी तक मैंने पहले सैलरी के हिसाब से इस फंक्शन को बताया था, अब बिजनेस के अंदर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर ये इक्वेशन कैसे अप्लाई करती है, लीनियर इक्वेशन, इसको बताते हैं। The organizations are concerned with the cost because they are
because they reflect the dollars flowing out of the organization. These outflows usually pay for salaries, raw materials, supplements, supplies, rent, heat, utilities, and so forth. ठीक है, ये चीजें हैं कि आमतौर पे इनके ऊपर डिस्कशन होती है. As mentioned earlier, accountants and economics जो है often define the total cost in terms of the two components. टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होनी चाहिए और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होनी चाहिए. ठीक है, एक भी जो भी चीजें आती हैं उसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक जो है फिक्स्ड कॉस्ट होती है. These two components must be added to the determine total cost. और cost function जो होता है वो for owning the and operating the petrol car in example 3 of chapter 4 ऐसा. चलें ये देखें, मैं इसके बारे में आपको पहले ना डिस्क्राइब कर दूं. अच्छा अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा कि जो आपके पास कॉस्ट फंक्शन है, फंक्शन वो इक्वल होगा वेरिएबल कॉस्ट और प्लस होगा फिक्स्ड कॉस्ट. अच्छा अब आप देखें वेरिएबल कॉस्ट कौन सी वाली, इसको वेरिएबल जो कॉस्ट होगी ना उसको आप एक्स से डिनोट करेंगे. ठीक है, ए एक्स. ठीक है, ए तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लस ये बी जो है ये आपके पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी. ठीक है, कॉस्ट ऐसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई भी चीज का, जैसे कि यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं एज अ the cost function for owning and operating the petrol car in example 3 is an example of the unit had the cost 18,000 and the total variable cost vary with the level of the output. ठीक है, and are computed as the प्रोडक्ट है वेरिएबल है. ठहरे मैं इसका ना स्टूडेंट आप लोगों को थोड़ा सा आगे नीचे करके दिखाया होगा, कोई एग्जांपल दी होगी ताकि ना आपको एग्जांपल में जो है वो पता चले. जी ये चीज देख. अच्छा, a firm which produce a single product in is interested in determining the function that express annual total cost y as a function of the number of the units produced x. ठीक है, accountants जो है indicate that the fixed expenditures each year are $50,000. ठीक है, उसे ये कहा है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो $50,000 जो है वो लाजमी तौर पर उसके ऊपर फिक्स बनती है. They have also estimated that the raw material cost for each unit produced are $55.50. ठीक है, उसके लिए जो आप वो कह रहा है कि जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ रहा है वो $5.50 का है. एंड द लेबर देखें. अच्छा यहाँ पे इसने ना मैं पहले समझी थी प्रोडक्ट के ऊपर बात करेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट के ऊपर तो ठीक है बात कर रहा है. जब कोई प्रोडक्ट बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उसको कोई भी चीज है, कोई टेबल जैसे कि बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए एक लकड़ी तो लेनी पड़ेगी ना, आपको रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा उसके लिए. ठीक है, तो रॉ मटेरियल के प्राइस जो होंगे वो वेरिएबल के अंदर आएंगे. ठीक है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट आर 1.50. लेबर कॉस्ट जो है वो भी उसके अंदर स्टूडेंट वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर आएगी. ठीक है, काफी ज्यादा है. इसके अलावा इन द समरी डिपार्टमेंट 0.75 इन द फिनिशिंग रूम, यानी उसको चीज को अपडेशन करने में और जो है रिफाइन फॉर्म करने में, इसके सॉरी फिनिशिंग रूम मींस के उस जगह की सफाई सुथराई के लिए $0.75 है. एंड 1.25 इन द पैकिंग एंड द जो चीज उस चीज की पैकिंग के लिए प्राइस लग रहे हैं वो जो है $1.25 है. एंड शिपिंग डिपार्टमेंट मतलब उस चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाना, उसमें जो रेंट आ रहा है वो भी इसका वेरिएबल जो है वो इसमें आ रहा है. देखिए अच्छा अब मैं थोड़ा सा आज का जो टॉपिक है ना ये बेसिकली जो है कॉन्सेप्चुअल है. अच्छा फर्ज करें कि अगर एक फार्मर है, फार्मर ने अगर कोई किसान ने कुछ चीजें वगैरह अपने सब्जियां वगैरह अपने खेत पे जमीन पे लगाई हैं, सबसे पहले तो देखें कि वो उसके लिए बीज वगैरह खरीदेगा. ठीक है, बीज के लिए वो पहले मार्केट जाता है. ठीक है, मार्केट का उसको रेंट भी देना पड़ेगा. यानी कि कुछ चीजें हैं, यानी इस किस्म की चीजें आ जाती हैं. इसके अलावा ये है कि वो चीज जब बन जाती है तो फिर उसने उसको यानी कि शहर में भी पहुंचाना है, तो ये शिपिंग जो है वो कॉस्ट कहेंगे वो भी उसके ऊपर पड़ जाएगी.
इसके अलावा जब वो हार्वेस्टिंग वगैरह कर रहा है, उसके अकेला तो नहीं वो उस सारी फसल की काश्तकारी वगैरह कर सकता, उसके लिए और लोगों को उसको लगाना पड़ेगा, वो सारे के सारे भी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये वाली सारी चीजें हैं, ये कहलाती हैं। अच्छा, अब फिक्स्ड कॉस्ट उसके अंदर क्या आएगी, वो लैंड, यानी जितनी जमीन के ऊपर उसको वो चीज उगानी पड़ी है, वो उसका खर्चा आएगा ही आएगा, चाहे मतलब अल्लाह ना करे बिजनेस में लॉस हो, यानी कि वो फसल जो है वो खड़े खड़े कोई बारिश आ जाती है या कोई आग वगैरह उस खेत में लग जाती है, खराब हो जाती है, उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन वो जो उसको लैंड का खर्चा है ना, वो तो उठाना ही उठाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप एक समझ लें कि आप किसी कपड़े वाली जैसे मार्केट में आ जाए, उसकी फैक्ट्री में आके देख लें, तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले वो जो जगह है वो लाजमी अब लेनी पड़ेगी, वो फिक्स्ड कॉस्ट होगा, ठीक है। और उसके अलावा उसके ऊपर जो टेलीफोन का जो एक लिमिटेड बिल है या बिजली का, वो भी लाजमी तौर पर आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा उस फैक्ट्री में सफाई करने वाले जो लोग हैं वो भी फिक्स है, ठीक है। और लाइटिंग भी उसकी फिक्स है, तो ये अखराजात उसके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और जो उसके ऊपर चीजें आएंगी, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, रॉ मटेरियल, यानी कि उस एक चीज को, जैसे कि ठीक है कि वो कपड़ा, वो कपड़े को देखें, जो कपड़े वाली मशीन है वो सारा कुछ है, उसके लिए वो धागे की मदद से बनती है ना चीजें, तो वो चीज जिसकी मदद से उन्होंने कपड़ा तैयार करना है, वो रॉ मटेरियल जो है वो खरीदना, लेबर कॉस्ट उन्होंने करनी है, ठीक है। लेबर के ऊपर है कि लेबर, इसके अलावा जो वैसे सफाई वगैरह के लिए, इसके अलावा जो उसको बनाने के लिए लेबर, और इसके अलावा एक लेबर जो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगी, ठीक है, प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट मैंने आपको बता दी है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है कि वो जगह, उसके ऊपर जो बिजली का खर्चा हो रहा है, यानी डेली जाहिर बात है कमरे में उस फैक्ट्री में कोई आए या ना आए, तो लाइटिंग तो लाइट्स तो चलेंगे उसकी, ठीक है। ये और बात है कि थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, मे बी, यानी अगर वर्कर्स पूरे नहीं आए तो वो सारी लाइट्स ना चलाएं, लेकिन ये है कि फिर भी बिजली का बिल आएगा, टेलीफोन का बिल आएगा, तो ये फिक्स कॉस्ट इसके अंदर आ जाएगी 50,000। बाकी उसने ऊपर लिख दिया कि रॉ मटेरियल जो है वो उस कॉस्ट को बनने का एक यूनिट के ऊपर, ठीक है, वो 5.50 है। लेबर कॉस्ट जो है कि उस चीज को बनाने के लिए, यानी उसके साथ डीलिंग की जाती है कि भाई आप 10 चीजें बना देंगे या इस तरह से, तो वो कहता है कि मैं एक चीज के बनाने के $1.50 लूंगा, ठीक है, आप जितनी मर्जी बनवा लें, ये लेबर कॉस्ट हो गई। आगे है जो फिनिशिंग रूम के ऊपर है वो 0.75 है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लेबर कॉस्ट है शिपिंग के ऊपर, तो वो 1.25 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखें एक्स की तरह क्वांटिटीज डिफरेंट डिफरेंट आएंगी, ठीक है। शिपिंग कॉस्ट वाला, यानी कि ये तो पर के हिसाब से कह रहा है ना, शिपिंग कॉस्ट जो है वो जैसे कि पर ट्रक कह सकते हैं आप, पर कार कैसे, या छोटे साइज के जो होता है कैरी डब्बा वगैरह, उसको कह सकते हैं कि वो कह सकता है कि भाई ये इस तरह से, ये नहीं उसके ऊपर लाजमी नहीं, क्योंकि एक यूनिट जब उसका चल रहा होता है ना, इसमें तो इन्होंने 1.25 पर के हिसाब से लिख दिया है, लेकिन इस तरह नहीं होता। उसके ऊपर आप बुकिंग कराते हैं, ठीक है, तो वो शिपिंग, अदरवाइज अगर आप टीसीएस कर रहे हैं तो वो एक है कि पर के हिसाब से शिपिंग कॉस्ट पड़ सकती है। और ये फिक्स कॉस्ट है 50,000। तो ये आज तो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड एंड द लेबर। अच्छा, अब जो लेबर कॉस्ट है वो सारी की सारी एड अप हो गई। अच्छा, लेबर जो कॉस्ट, जिस स्टूडेंट लेबर कॉस्ट जो है ना, ये सारी की सारी ऐड हो गई है, तो ये आपके पास बन जाती है 9x प्लस 50,000, ठीक है। तो ये आपने सारों को 5.50, 1.50 से 0.75, 1.25, इन सब को आपने ऐड किया, तो ये 9 बन गया, 9x प्लस 50,000। तो उसके लिए देखिए ये सारी सेक्शनल चीजें थी, अब वो ये कह रहा है कि मैंने एक जो चीज बनाई है उसके ऊपर मुझे $9 पड़ रहा है, ठीक है, ये एक्स के साथ जो है ना, ये पर यूनिट को शो करता है। अच्छा जी स्टूडेंट, आप लोगों का जो है ना ये कैसे कहते हैं कि मीटिंग बस यही है, ये चल रही है, तो बस ठीक है, जैसे ही ओवर हुई तो आपका आज का लेक्चर, नेक्स्ट में हम दो दो कर लिया करेंगे। आज बेसिकली आपको कंसेप्ट देना है कि एक लीनियर इक्वेशन जो है ना, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वो किस किस तरीके से, पहले हमने सैलरी के तरीके से बात की थी, अब हम कॉस्ट के तरीके से बात करें, ठीक है। आपने यहाँ पे देखे 9 जो है, ये बहुत सारे सेक्शन वाइज चीजें, एक सूट लेना है फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे ऐसे $9 आ गया, मतलब तो $9 का नहीं होता, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर वो जो दर्जी है, टेलर है, उसके अलहदा चार्जेस हैं, उसके लिए जो कपड़ा आया है उसके अलहदा चार्जेस हैं, ठीक है, अगर आप एक बुटीक के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। जी अब्दुल वहाब एंड फातिमा नूर आर प्रेजेंट। तो मैं एक मिनट में कैंडिडेट लगा लूं, वैसे तो मैं लास्ट में या तो लगाया करूंगी। जी अब्दुल वहाब का रोल नंबर क्या है?
अच्छा जी। जी स्टूडेंट, आगे मैं आपसे डिस्कशन में लेकर जा रही थी कि 9x प्लस 50,000, ठीक है, इस तरीके से कि आपके पास हर चीज की अलग-अलग चीजें आई हैं और ये वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम कॉस्ट फंक्शन के ऊपर। आ गई आपकी बात, ठीक है। आप कोई भी आपको एग्जांपल एक्सरसाइज की कराएंगे तो आपको इस तरह से अलग-अलग चीजें बता दी जाएंगी, आपने उनको ऐड करना होगा, ठीक है। जैसे ये इसमें आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि ये फिक्स एक्सपेंडिचर्स का मतलब है फिक्स कॉस्ट, ठीक है, 50,000 है। बाकी जितनी भी चीजें हैं उनके साथ आप एक्स को लगाएंगे क्योंकि वो वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू फंक्शन। लीनियर रेवेन्यू फंक्शन है। इसका मतलब होता है कि रेवेन्यू स्टूडेंट क्या चीज होती है आपके पास। रेवेन्यू ये है कि अगर फर्ज करें मैंने ये कहा कि मेरे पास एक जो चीज है वो सेल हुई है 50 रुपीज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू, ठीक है। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि टोटल रेवेन्यू, मैंने कहा कि एक चीज मेरे से 50 की सेल हुई है, ठीक है। तो इनफैक्ट ये इसके अंदर ये है कि मेरा अपना खर्चा भी काफी ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल रेवेन्यू इनफैक्ट होता क्या है कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस जो है, ये देखिए प्राइस होता है मल्टीप्लाई बाय क्यू कह दें या मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, चलें उसको कह देते हैं। अगर फैक्ट्री के अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ चले 500 कर दें, 10 रुपीज की चीजें 5 रुपीज की चले फॉर एग्जाम्पल चीजें सेल हुई है 10 100 100 जो है वो क्वांटिटी सोल्ड हुई है और हर एक का प्राइस जो है 5 रुपीज है। तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया, लेकिन असल में ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। इसको आप प्रॉफिट से ना रिलेट करें क्योंकि इस 500 के अंदर हमारे अपने भी अपना भी तो लगा है ना। मे बी 400 लगा हो एक उसके ऊपर अखराजात, मे बी 300 लगे हो उस फैक्ट्री को चलाना, उसके अंदर मशीनरी रखना, मशीनरी को चलाना, उसका जो बिजली का खर्चा है, जो उसके ऊपर रॉ मटेरियल लगा है, हो सकता है कि हमारा अपना $350 $400 हमारा अपना खर्च जो है अखराजात हो चुके हैं। तो इसके अंदर जो है ना वो हमेशा स्टूडेंट प्रॉफिट और प्लस कॉस्ट दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। प्रॉफिट भी होता है इसके अंदर प्लस उस चीज की कॉस्ट भी होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने एक पेन है वो 10 रुपीज का सेल किया है, हो सकता है मेरे उसके ऊपर बनने में 6 रुपीज लग गए हो, तो इसलिए 10 माइनस 6 करूंगी मैं, ठीक है। रेवेन्यू में मैं अपनी कॉस्ट को माइनस करूंगी तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। 4, ठीक है। कॉस्ट में अगर आप माइनस करते हैं प्राइस उसके जो है, जो ओरिजिनल आपके पास प्राइस बने हैं, तो वो फिर उसका जो बचत है वो उसकी प्रॉफिट वो कहलाता है, ठीक है। रेवेन्यू जो है उसके अंदर हमने अभी प्रॉफिट भी है और हमारे अखराजात भी अंदर ही शामिल है, ठीक है। यानी हम ये कहें कि भाई 500 रुपीज की ये सेल हुई है चीज, जैसे कि यहाँ पे प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड के बारे में बात हुई है। अच्छा, अब यहाँ से आगे देखें कि आपने बात करनी है कि ये यहाँ पे ये रेवेन्यू के बारे में डिस्कशन की गई है। अच्छा जी, अब इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। ये वैसे रेवेन्यू के बारे में है कि कैसे उसने यहाँ पे कहा है कि जो क्वांटिटी मेरा ख्याल है सेल हुई है उसको डी से डिनोट कर दिया है, ठीक है। और जो प्राइस है वो 9.95 है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिएगा, ये मैंने आपको प्रॉफिट के बारे में बताया है कि टोटल रेवेन्यू में से आपने टोटल कॉस्ट को माइनस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोटल रेवेन्यू, जैसे कि गेन उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 7,000, ठीक है, माइनस 1,000 आपकी पड़ गई हो, तो इसका मतलब है जो आपका प्रॉफिट है ना वो, यानी आपने लोगों को जो चीजें बेच दी हैं अपनी पूरी मार्केट की, अपनी पूरी शॉप की, वो 7,000 की बेची हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर आपके बहुत ज्यादा मुलाजिम थे इन्वॉल्व, आपके अपने अखराजात थे, आपने उस बिल्डिंग का रेंट दिया था, उन सारी चीजों को निकाल के तो आपको इनफैक्ट प्रॉफिट जो है ना वो ये टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अलावा जो आपने अगर उस चीज के प्राइस मालूम करने हैं वो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे, तो ये तो खैर सॉरी प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसने इसको पी से डिनोट किया है, ठीक है, इज इक्वल टू रेवेन्यू को उसने आर से डिनोट किया है, माइनस टोटल कॉस्ट को उसने सी से डिनोट कर दिया, पी इज इक्वल टू आर माइनस सी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं, अभी तो हमने मैथमेटिकली इक्वेशंस को थोड़ा सा ड्रॉ किया, यहाँ पे जरा देखिएगा एक इक्वेशन हम पढ़ते हैं, 3 मिनट्स है हमारे पास। A firm sells the single product है of $65 पर यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक फर्म है उसने सेल कर दिया अपनी जो प्रोडक्ट है वो 65 यूनिट, इसका मतलब इसका रेवेन्यू है, यहाँ पे देखें रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इक्वल टू 65, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर $20 एंड और फॉर द मटेरियल्स एंड द फिक्स्ड कॉस्ट इज 27.50, ठीक है।
सॉरी ये फिक्स्ड नहीं है, ये भी फॉर लेबर, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। देखिए ये मटेरियल जो उसने खरीदा है वो $20 का है और लेबर जो लगाई है वो भी वेरिएबल है, वो 27.50। एनुअल फिक्स कॉस्ट आर 1 लाख है, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट जो है स्टूडेंट वो 1 लाख है। तो यहाँ पे ये नीचे देखें आप, जो आपके पास कॉस्ट का फंक्शन आ रहा है, ठीक है, इसमें एक तो मटेरियल जो है उसको आप एक्स से, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना उसके साथ एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं 20x, फिर यहाँ पे 27.50 ये आपके पास लेबर है, ठीक है, तो प्लस 27.50x, ठीक। फिक्स कॉस्ट जो है वो 1 लाख है, ठीक है। इस तरीके से आपने ये कॉस्ट का फंक्शन आपने बना दिया। इससे ये कि हम प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं, वो तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। अच्छा 20 और 27.5 को आप ऐड करेंगे 47.50 प्लस कर देंगे, ये लाख 1 लाख आ गया। कंस्ट्रक्ट आपने क्या करना है, प्रॉफिट फंक्शन। तो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन का फार्मूला है P of x इज इक्वल टू R of x माइनस C of x। कंस्ट्रक्ट द प्रॉफिट फंक्शन स्टेटेड इन द टर्म्स ऑफ द x, द नंबर ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, ठीक है। एंड व्हाट प्रॉफिट इज अर्न्ड इफ एनुअल जो आपके पास सेल्स हैं आर 2000 यूनिट, ठीक है। तो उसने कहा कि आपने यानी यहाँ पे तो खैर प्रॉफिट, इसके अंदर ये कॉस्ट फंक्शन को, कॉस्ट है आपके पास 47.50 इंटू एक्स प्लस 1000, ठीक है। तो यहाँ पे आपने, यहाँ पे आप देखें 65 माइनस 47 करेंगे आप तो 17.50 आ गया, ठीक है, माइनस ये आपका प्रॉफिट आ गया। लेकिन अभी भी ये अननोन है, हमें क्वांटिटी की समझ नहीं आई कि भाई ये मतलब कि 30,000 है 40,000 है क्या है। तो यहाँ पे ऊपर उसने मेंशन किया है कि ये चीज आप इस तरह करें कि आपको क्वांटिटी सॉल्व बताते हैं कि व्हाट प्रॉफिट इज अर्न्ड इफ एनुअल सेल्स आर 20,000। अगर यानी 20,000 चीजें जो है वो बिकी हैं, उस इतनी प्रोडक्ट्स जो है वो इतने यूनिट्स में बिके हैं, तो हम x की जगह पे ना, यहाँ पे x की जगह पे 20,000 पुट कर देंगे जो बताया गया। 20,000 को इसमें पुट किया आपने तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 350,000 माइनस 1 लाख, और ये आपके पास आ गया 250,000। इसका मतलब है, अगर देखिए स्टूडेंट रिजल्ट पॉजिटिव साइन के साथ है, इसका मतलब है कि प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 है इसका मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना कमाया था उतना ही लगा दिया। और अगर नेगेटिव का साइन आता है इट्स मीन के लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ। लिखा तो हमने प्रॉफिट ही होगा, लेकिन नेगेटिव साइन का मतलब है कि उस इंस्टीट्यूट को या उस फैक्ट्री को जो है वो लॉस हुआ है, ठीक है। और जी इतना अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया है जी। एनी क्वेश्चन? टोटल रेवेन्यू कॉस्ट के बारे में हमने बात की है, प्रॉफिट कॉस्ट फंक्शन के बारे में कि उसके अंदर एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, और इसके अलावा हमने बात की है प्रॉफिट फंक्शन की। जी एनी क्वेश्चन स्टूडेंट अबाउट दिस?